दोस्तों, मेरे चैनल सरल विज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। आप सभी को मेरा नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। चलिए हम चर्चा कर लेते हैं कुछ पिछले वीडियो का कुछ जो थोड़ा मोड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो छूट गया था। श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन से हम आज उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रश्न उठता है कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन में क्या अंतर है। तो हम देखते हैं इसे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, जब हमने व्यंजक निकाला था श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन का, जब व्यंजक निकाला था तब हमने देखा था कि श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन दोनों का तुल्य प्रतिरोध कितना होता है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया था कि श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध जो है, तुल्य प्रतिरोध का मान परिपथ के अधिकतम प्रतिरोध से भी अधिक होता है। ये तो पहला अंतर हो गया जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें भी हम देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें परिणामी प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध जो है वो तुल्य प्रतिरोध का मान परिपथ के न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है। बच्चों, आप लोग को याद आ रहा होगा, इस पर हम चर्चा कर चुके थे। तो ये हमारा हो गया पहला अंतर। ठीक है, अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी श्रेणी क्रम संयोजन या समांतर क्रम संयोजन का परिपथ याद हो तो आपको मालूम होगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में हम प्रतिरोधों को एक के बाद एक इस तरह से जोड़ते हैं। ठीक है, जिसे हम सीरीज बोलते हैं, सीरीज में जोड़ना। इसमें क्या होता है, इसमें परिपथ में जितने भी घटक हैं सबको समान विद्युत धारा प्राप्त होती है। ठीक है, तो परिपथ से जुड़े सभी घटकों को समान विद्युत धारा प्राप्त होती है। इनके साथ क्या होता है, यहाँ पर परिपथ से जुड़े जितने भी घटक हैं सभी को समान वोल्टेज उपलब्ध होता है। परिपथ से जुड़े सभी घटकों को समान वोल्टेज उपलब्ध होता है। अब देखिए, चूंकि तुल्य प्रतिरोध का मान अधिकतम प्रतिरोध से भी अधिक होता है, तो अगर परिपथ में से कोई भी घटक यदि खराब हो जाता है तो सारे घटक जो हैं वो भी काम करना बंद कर देते हैं या विद्युत परिपथ जो है वो टूट जाता है। तो हमारे पास तीसरा अंतर क्या हुआ कि किसी भी एक घटक के खराब होने से संपूर्ण परिपथ टूट जाता है, यानी परिपथ जो है वो ब्रेक हो जाता है और जितनी भी चीजें हैं वो काम करना बंद कर देती हैं। लेकिन इसके साथ क्या होता है, यहाँ पर ऐसा नहीं होता बच्चों। यहाँ पे न्यूनतम तुल्य प्रतिरोध का मान न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है। तो किसी एक घटक के खराब होने से सारे घटक जो हैं वो खराब नहीं होते, वो चलते ही रहते हैं। अब देखिए, हमारे घरों में समांतर क्रम में सारे जो उपकरण हैं वो लगे हुए हैं। कोई एक यदि लाइट बंद हो जाती है
कोई एक लाइट बंद हो गई, जलना बंद कर दिया, या पंखा चलना बंद कर दिया, तो क्या सारे घटक काम करना बंद कर देते हैं? क्या सारे उपकरण काम करना बंद करते हैं? ऐसा नहीं होता है ना। तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है कि शेष बचे उपकरण या घटक जो हैं वो कार्य करते रहते हैं। कब कार्य करते रहते हैं? मान लीजिए समांतर क्रम संयोजन से कोई एक घटक जो है उसने कार्य करना बंद कर दिया, तो परिपथ टूटता नहीं है, बाकी सारे उपकरण जो है वो बराबर काम करते रहते हैं। वो इसलिए काम करते रहते हैं क्योंकि सबको समान रूप से वोल्टेज उपलब्ध रहता है। तो ये बच्चों था समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन में अंतर। ठीक है, मेरे ख्याल से बच्चों आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। घर में या भवनों में उपकरणों को जोड़ने के लिए समांतर क्रम संयोजन का उपयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, समांतर क्रम संयोजन का उपयोग क्यों किया जाता है और श्रेणी क्रम का क्यों नहीं किया जाता? ठीक है, ये एक दूसरी तरह का प्रश्न हो गया। इसके अलावा देखिए, अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों क्या है? दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि अमीटर का प्रतिरोध कम होता है और वोल्ट मीटर का ज्यादा होता है। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन है बच्चों, नोट कर लीजिएगा कि अमीटर का प्रतिरोध जो है वो कम होता है और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज्यादा होता है, और दोनों को श्रेणी क्रम में परिपथ से जोड़ा जाता है। इसका कारण बताइए। ठीक है, तो चलिए हम इन प्रश्नों पर चर्चा कर लें बच्चों। कौन सा प्रश्न था? सबसे पहले हमारे पास था कि घरेलू विद्युत परिपथ में हम श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, हम श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं करते हैं, हम समांतर क्रम संयोजन का उपयोग करते हैं घटकों को जोड़ने के लिए, या परिपथ को या उपकरणों को जोड़ने के लिए हम समांतर क्रम संयोजन का उपयोग करते हैं। इसकी वजह क्या है? ठीक है, तो आंसर आपका अंतर में ही मिल गया था कि श्रेणी क्रम संयोजन में होता क्या है, तुल्य प्रतिरोध का मान जो है वो परिपथ के अधिकतम प्रतिरोध से भी अधिकतम होता है, उससे भी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक यदि उपकरण खराब होता है तो सारे के सारे उपकरण जो है या सारा सर्किट जो है वो या विद्युत परिपथ जो है वो टूट जाता है। इसलिए घरों में श्रेणी क्रम संयोजन का उपयोग नहीं किया जाता। तो समांतर क्रम संयोजन का उपयोग क्यों किया जाता है? भाई इसलिए किया जाता है, देखो बच्चों, कि समांतर क्रम संयोजन में जितने भी परिपथ से जुड़े जितने भी उपकरण है ना, सबको समान विद्युत धारा मिलती है। मान लीजिए बीच से कोई एक उपकरण खराब हो गया, ठीक है, तो वो वाली विद्युत धारा जो है वो बाकी उपकरणों में बढ़ जाती है, चली जाती है। मान लीजिए कि एक विद्युत परिपथ है जिसमें समांतर क्रम में 3 बल्बों को जोड़ा गया है, उसमें से एक बल्ब खराब हो गया, तो बाकी 2 बल्ब तो जुड़ रहे हैं, वो जल रहे हैं, जुड़े हुए हैं और जल रहे हैं, और उनकी रोशनी ज्यादा हो गई। क्यों? क्योंकि जो बल्ब खराब हुआ उसकी हिस्से की विद्युत धारा जो है वो बचे हुए 2 विद्युत बल्बों को मिल गई, और वो दोनों विद्युत बल्बों की रोशनी और ज्यादा बढ़ गई। ठीक है बच्चों, तो समांतर क्रम संयोजन का उपयोग घरेलू विद्युत परिपथ में किया जाता है। इसकी यही वजह है कि एक तो तुल्य प्रतिरोध का मान न्यूनतम प्रतिरोध से भी कम होता है, और दूसरी चीज ये होती है कि मान लीजिए कोई भी उपकरण यदि कार्य करना बंद कर देता है तो उसकी हिस्से की विद्युत धारा जो है वो बाकी उपकरणों को मिल जाती है और उनका उपकरणों की कार्य क्षमता बढ़ जाती है। ये हुआ आपका समांतर क्रम संयोजन का हम उपयोग क्यों करते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन है हमारे पास में कि अमीटर और वोल्ट मीटर है ना, अमीटर का प्रतिरोध ज्यादा, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध कम, बावजूद इसके हम दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। यही प्रश्न है मेरे ख्याल से बच्चों, यस है ना। प्रश्न है हमारे पास अमीटर और वोल्ट मीटर दोनों को हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, जबकि अमीटर का प्रतिरोध कम होता है और वोल्ट मीटर का प्रतिरोध ज्यादा होता है। ठीक है बच्चों, ये चीज हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हम पढ़ चुके हैं कि अमीटर का प्रतिरोध होता है कम
और उसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं ताकि परिपथ में अधिक से अधिक विद्युत धारा प्रवाहित हो सके। ठीक है, इसलिए हम अमीटर को किस में जोड़ते हैं, श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। तो वोल्ट मीटर, अभी वोल्ट मीटर का प्रतिरोध जो है वो ज्यादा होता है, फिर भी इसको हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं ताकि ताकि उसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या हो, कम हो। तो ये हुआ हमारा अगला क्वेश्चन। इसके अलावा चलिए बच्चों हम कुछ आंकिक प्रश्नों पर चर्चा कर ले, जो छोटे छोटे क्वेश्चन। चलिए बच्चों पहला प्रश्न देखते हैं। 10 ओम के 5 प्रतिरोध, 10 ओम के 5 प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो इनका परिणामी प्रतिरोध कितना होगा। क्वेश्चन को समझिएगा। 5 प्रतिरोध है हमारे पास में और सबका प्रतिरोध कितना है, 10-10 ओम है, तो उसका हमको तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमारे पास इसके लिए, देखिए इसका आंसर मैं बता रही हूं क्या है। हमारे पास एक सूत्र है, हम इस तरह से निकालते हैं परिणामी प्रतिरोध, R1 धन R2 धन R3 धन R4, जो कि हमारे पास 5 प्रतिरोध है, तो हमने 5 ले लिया, R5 ले लिया। लेकिन मान लीजिए मेरे पास, मान लीजिए R प्रतिरोध के, R ओम के 5 N प्रतिरोध है R ओम के, ऐसे लिख लेते हैं। चलिए R ओम के N प्रतिरोध है और इनको हमको समांतर क्रम में जोड़ना है। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। N मतलब होता है प्रतिरोधों की संख्या, और ये संख्या अनगिनत भी हो सकती है। तब हम तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारा तुल्य प्रतिरोध कितना आता है, 1/R। तो मैंने यहाँ ले लिया तुल्य प्रतिरोध। ठीक है, मैंने क्या ले लिया यहाँ पर, तुल्य प्रतिरोध। और हमारे पास कितने ओम के प्रतिरोध हैं, R ओम का प्रतिरोध है, तो एक की जगह क्या आ जाएगा, R, और प्रतिरोधों की संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी, देखिए यहाँ ये हो गया प्रतिरोध। ठीक है, R ओम, R प्रतिरोध हो गया, और प्रतिरोधों की संख्या कितनी हुई, यहाँ पे हम ले रहे हैं ना प्रतिरोधों की संख्या, तो हमने ले लिया N। ठीक है, R ओम के N प्रतिरोध है हमारे पास में, तो हमको क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अब हम सूत्र को चेंज करते हैं, यहां से देखिए, अब यहां हम कर लेंगे R, तुल्य प्रतिरोध का मान R/N। ठीक है, अब इस सूत्र में हम मान रखेंगे प्रतिरोध बराबर N, क्या है हमारी प्रतिरोधों की संख्या, प्रतिरोध कितने हैं, 5 है, कितने ओम के हैं, 10-10 ओम के, तो पहले का प्रतिरोध हो गया 10, दूसरे का भी 10, तो क्या आया हमारे पास, ये उत्तर कितना आया, 2 ओम, अर्थात तुल्य प्रतिरोध कितना है, 2 ओम। ये हमारा पहले प्रश्न का उत्तर है। अगर आप लोग उतार लिए हो तो चलिए हम अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न को समझिएगा बच्चों। हमारे पास 9 वोल्ट की किसी बैटरी को, मतलब ऐसी बैटरी जिसका वोल्टेज कितना है, 9 वोल्ट है, बैटरी को 2 ओम, 3 ओम, 4, 5 तथा 12 ओम के प्रतिरोधकों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। तो 2 ओम के प्रतिरोधक से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी, इस वाले प्रतिरोध से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान निकालना है। तो हम चलिए प्रश्न के अनुसार एक परिपथ बना लेते हैं, प्रश्नानुसार जो दिया है। ठीक है, यहां से हम आंसर स्टार्ट कर रहे हैं। हम बनाते हैं कितने प्रतिरोध, 5 प्रतिरोध।
ये मेरा R1, R2, R3, R4, R5 और इनका प्रतिरोध कितना है 2, 3 ओम, 4, 5 और 12 ओम। ठीक है, ये हो गया इन सभी का प्रतिरोध। अब क्या बोल रहे हैं कि इसमें से ये वाला जो प्रतिरोध है ना, इसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो चलिए बच्चों, हम पहले चूंकि इन सभी को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो श्रेणी क्रम का हम व्यंजक ले लेते हैं। तो श्रेणी क्रम का व्यंजक क्या है, तुल्य प्रतिरोध बराबर R1 धन R2 धन R3 धन R4 धन R5। मान रखते हैं 2, 3, 4, 5 और 12। ठीक है, कितना मान आएगा, ये आएगा आपका 26 ओम। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध हमारा कितना आया 26 ओम। अब जो है इसमें से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान निकालना है। तो मेरे पास एक सूत्र है, ओम के नियमानुसार V बराबर IR। चूंकि प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान हमको निकालना है तो हम I को बाहर कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा I बराबर क्या होगा बच्चों, V बटा R। अब यहाँ पे मान रखेंगे, वोल्टेज कितना है हमारे पास 9 वोल्ट, इसका मान कितना है 26। देखिए V बटे R का मान आया 9/26। मेरे ख्याल से वहां से आपको ये क्लियर नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ ऊपर लिख रही हूँ 9/26। यदि हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो भाग देने से मान आएगा 0.34। चूंकि हमने I का मान निकाला है तो क्या आएगा विद्युत धारा का मान एम्पियर में। तो ये जो प्रतिरोध है 2 ओम वाला जो प्रतिरोध है, वहां से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान 0.34 एम्पियर होगा। और आपको मालूम है कि श्रेणी क्रम संयोजन में होता क्या है, जितने भी प्रतिरोध हैं, जितने भी घटक जुड़े हुए हैं, सब में से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का मान समान होता है। तो सभी में क्या होगा, ये मान समान होगा। ए व बी बिंदु के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। चित्र में देखिए, ये ए बिंदु है और ये परिपथ का बी बिंदु है और इस पर दोनों बिंदुओं के बीच में 4 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। 4 प्रतिरोध में से 2 जो है आपका श्रेणी क्रम में है और 2 जो है वो आपका समांतर क्रम में। तो जब इनका तुल्य प्रतिरोध निकालना है तो पहले हम समांतर क्रम का निकालते हैं। चलिए देखते हैं समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। 2 प्रतिरोध हैं हमारे सामने, हम डायरेक्टली निकाल रहे हैं 1/R बराबर। देखिए समांतर क्रम का सूत्र ऐसे ही रहता है ना, तो पहला प्रतिरोध दूसरा प्रतिरोध, मैं डायरेक्ट मान भर रही हूँ। पहले प्रतिरोध का है 4 और दूसरे का है 8। कैलकुलेट करेंगे बच्चों, लघुत्तम निकाल के करेंगे तो आ जाएगा 2 धन 1 बटा कितना कितना 8। ठीक है, फिर कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा समान 3/8। अब हम इसे पक्षांतर करते हैं, केवल R का मान निकालते हैं तो आ जाएगा ये 8/3। ठीक है, ये मेरा निकला समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध। अब हम निकालेंगे श्रेणी क्रम तुल्य प्रतिरोध। अब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए जो प्रतिरोध हैं उनकी संख्या भी 2 है, 2 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं, ये पहला और ये दूसरा। तो सूत्र में डायरेक्टली मान रखते हैं, ये पहले प्रतिरोध का हो गया 2, दूसरे का हो गया 4। ठीक है, बट इसका मान हमने कैलकुलेट कर लिया है तो तीसरे का मान भी यहाँ पे जुड़ेगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका ये वाला, ये हो गया 8/3। ठीक है, अब इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो 3 दूनी 6 धन 12 धन 8, नीचे लिख लेती हूँ 3 दूनी 6 3 चौक 12 धन 8/3। तो ये आ जाएगा, इन सबको प्लस करेंगे तो बच्चों आएगा 12 8 20 26/3। और यदि हम 3 से 26 को भाग देंगे तो ये आएगा बच्चों 8.66
ओम, ये निकला हमारा आ का मान, ये हमारा आंसर है। ये हमारा आंसर है कि ए और बी बिंदु के बीच में तुल्य प्रतिरोध जो है 8.66 ओम है। बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं किरचॉफ का नियम। इसका दूसरा नाम है संधि का नियम, इसका एक और नाम है धारा का नियम। एक्चुअली ये 12th का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसे हम कहते हैं किरचॉफ के प्रथम नियम का प्रथम नियम, और हम जो पढ़ने वाले हैं किरचॉफ के प्रथम नियम का गणितीय निरूपण। इसे हम संधि का नियम भी कहते हैं, इसे धारा का नियम भी कहते हैं। क्योंकि 10th के सिलेबस में ये 1 या 2 नंबर के हिसाब से आता है, तो हमको उतना ही पढ़ना है और बहुत शॉर्ट में पढ़ना है। ठीक है। संधि का नियम मतलब जहां पर तार जो है, चालक तार जो है, ये परिपथ में 2-3 तार आपस में संयोजित है, तो वहां पर धारा का मान क्या होता है वो हम किरचॉफ के नियम के अनुसार पढ़ेंगे। ये नियम, किरचॉफ का प्रथम नियम क्या कहता है कि मुख्य परिपथ के किसी भी बिंदु पर आने वाली धाराओं का बीज गणितीय योग उस बिंदु से जाने वाली धाराओं के योगफल के बराबर होता है। ये बच्चों अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, तो चलिए हम इसे चित्र के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारा है मुख्य परिपथ। मान लीजिए यहाँ से 3 तार जुड़े हुए हैं और हमारे मुख्य परिपथ का ये x बिंदु है और यहाँ से आने वाली धारा का मान है I। अब जब ये इन तारों में पहुंचती है या यहाँ तक x बिंदु तक आती है, तो यहाँ पे 3 तार संयोजित है, तो ये बराबर 3 भागों में बट जाती है। ठीक है, I1, I2 और I3 में बढ़ जाती है। तो अब हम देखते हैं, चूंकि ये गणितीय निरूपण है, तो हम देखते हैं कि x बिंदु पर धारा का मान क्या होगा। हमने क्या देखा कि कुल धारा का मान I है, जब ये 3 भागों में बढ़ गई तो यहाँ पर एट ए टाइम धारा का मान कितना होगा। तो x बिंदु पर धारा का मान, चलिए देखते हैं। कुल धारा हमारे पास कितनी थी x बिंदु पर, I थी। अब ये कितने भागों में डिवाइड हो गई, 3 भागों में बढ़ गई बराबर। तो x बिंदु पर धारा का मान कितना हुआ, कैसे निकालेंगे हम, इसमें से इस टोटल को माइनस कर देंगे। तो चलिए, कुल हमारे पास धारा का मान I है, इसमें से माइनस कर देते हैं I1, I2, I3, बचा कितना 0। अर्थात यहाँ पर x बिंदु पर विदिन ए सेकेंड धारा का मान, जितनी धारा यहाँ पे आई थी उतनी धारा आगे चली गई। यहाँ पे धारा जो है उसका मान कितना हो गया, 0 हो गया। कहने का मतलब ये कि परिपथ के किसी भी बिंदु पर धारा जो है, विद्युत धारा जो है वो रुकती नहीं है, ठहरती नहीं है या संग्रहित नहीं होती है, वो निरंतर आगे प्रवाहित होते रहती है। अब चलिए हम एक और मतलब इसका दूसरा पार्ट देख लेते हैं। मान लीजिए ये धारा जो है यहाँ बढ़ गई, अब ये परिपथ के यदि y बिंदु पर पहुंचती है, तो हम देखते हैं कि जो y बिंदु है ना, यहाँ पर भी 3 तार इस तरह से संयोजित है। कौन से वाले, यही वाले। तो ये जो धारा है, अब क्या होगा, जब y बिंदु पर पहुंचेगी तो पुनः धारा का मान एक समान हो जाएगा, है ना। अब इस y बिंदु पर पहुंची, तो जब मुख्य परिपथ पर धारा का मान हमने देखा तो कितना हो गया, I हो गया। तो विद इन ए टाइम या एट ए टाइम यहाँ पर y पर धारा का मान कितना होगा। तो चलिए हम y बिंदु पर धारा का मान देख लेते हैं। धारा का मान देखते हैं क्या है, I1, I2 और I3, ये तीनों जो हैं y बिंदु पर आकर मिलती है, तो धारा का मान वापस उतना ही हो जाता है। जितनी धारा आई थी x बिंदु पर, जितनी धारा थी y बिंदु पर, वापस धारा का मान पुनः उतना ही हो गया। अब जब ये आगे बढ़ी तो y बिंदु पर धारा का मान कितना होगा, चलिए हम देख लेते हैं। देखिए, लॉजिकली इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर जब ये धाराएं पहुंचती हैं तो धारा का मान कितना हो जाता है, टोटल जितनी आई थी उतना ही हो जाता है। तो यहाँ पर हमको क्या करना है, धारा का मान निकालना है। तो हम कैसे करेंगे, I1 माइनस I2 माइनस I3 माइनस I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। अर्थात
यहाँ पर वाई बिंदु पर धारा का मान कितना हो गया, 0 हो गया। कहने का ये इसका पूरा मतलब ये हुआ कि परिपथ में कहीं पर भी धारा जो है वो संग्रहित नहीं होती है, वो निरंतर आगे बढ़ते रहती है, ये प्रवाहित होते रहती है। इसे ही हम कहते हैं किरचॉफ का प्रथम नियम या किरचॉफ के प्रथम नियम का गणितीय निरूपण। और ये नियम जो है ना आवेश संरक्षण के नियम के अनुकूल है। नियम बच्चों, ये जूल तापन का नियम है ना, हम लोग पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम एक बार फिर से इसको अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे। विद्युत का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव, पहले हम इसको अपने दैनिक जीवन से जोड़ के देखते हैं। बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे कई सारे उपकरणों का उपयोग करते हैं जो विद्युत से ही चलते हैं। हाँ, यदि हम उसे विद्युत देते हैं तो वो अपना कार्य करते हैं, उनसे यांत्रिक कार्य हम लेते हैं। अब देखिए, ये जो उपकरण है कुछ समय के पश्चात है ना, हमको ऐसा महसूस होता है कि उसके चारों तरफ का वातावरण जो है वो थोड़ा सा गर्म हो गया है, या वो उपकरण जो है वो छूने से हमको गर्म सा महसूस होते हैं। ठीक है, अर्थात क्या हुआ, हमने विद्युत धारा दे करके उस उपकरण से हमने कुछ कार्य लिया। अब जब वो उपकरण चल रहा था तो चलते चलते क्या हो गया, गर्म हो गया। गर्म हो गया तो आसपास का वातावरण भी गर्म हो गया और वो उपकरण भी गर्म हो गया। ठीक है, अब ये उपकरण गर्म क्यों हुआ? देखिए, जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है चालक तार में से तो इलेक्ट्रॉन जो है, आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन तेजी से गति करते हैं। ठीक है, लगातार वो गति करते हैं और गति करते हुए जब एक दूसरे से टकराते हैं तो ऊर्जा और या ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण वह उपकरण जो है वो गर्म हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारा इस्त्री है, यानी कि आयरन है, प्रेस करने वाला आयरन, या फिर है आपका टोस्टर है, हीटर है। इवन ये भी होता है कि लगातार कोई भी उपकरण जो है हम उसको चलाते हैं, ज्यादा देर तक चलाएं तो वो भी गर्म हो जाता है। इवन कभी कभी हम देखते हैं कि चालक तार जो है ना वो भी गर्म हो जाता है। एक्चुअली यही क्या बोलना चाहिए, विद्युत का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव कहलाता है। अब देखिए बच्चों, हमने पहले ये भी पढ़ा है, क्या पढ़ा, ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है। अब जब हम किसी उपकरण को विद्युत की सहायता से चलाते हैं या उससे कार्य लेते हैं तो वहां पर विद्युत ऊर्जा खर्च होती है। ठीक है, विद्युत धारा या विद्युत ऊर्जा जो है वो खर्च होती है। लेकिन ऊर्जा संरक्षण का ये नियम ये कहता है कि ऊष्मा या ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा जो है हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है। ठीक है, एक रूप से वो दूसरे रूप में बदलती है। तो अब जब उपकरण किससे चल रहे हैं, विद्युत ऊर्जा से चल रहे हैं, तो यहाँ विद्युत ऊर्जा खर्च हो रही है। विद्युत ऊर्जा खर्च हो रही है तो क्या हो रहा है, वो ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जा रही है। ठीक है, जितनी ऊर्जा खर्च हुई उतनी वो ऊष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा में बदल जा रही है, जिसके कारण वो उपकरण जो है वो गर्म हो जाते हैं या फिर उसके आसपास का वातावरण जो है वो हल्का सा गर्म हो जाता है। इवन यदि हम बल्ब की बात करें, हम बल्ब के नजदीक अगर हम हाथ लेके के जाएं तो हमको थोड़ा सा गर्माहट सी महसूस होती है। तो ये सारे जो है विद्युत के तापीय या ऊष्मीय प्रभाव कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है जूल तापन का नियम। तो जूल तापन के नियम को हम पढ़ने से पहले हम एक रेखा चित्र बना लेते हैं बच्चों। अब हम पढ़ेंगे विद्युत का तापीय या ऊष्मीय प्रभाव और इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे जूल तापन का नियम। बच्चों, ये जूल तापन का नियम है ना, हम लोग पिछली क्लासेस में भी पढ़ चुके हैं, फिर भी हम एक बार फिर से इसको अच्छी तरह से पढ़ने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे। विद्युत का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव, पहले हम इसको अपने दैनिक जीवन से जोड़ के देखते हैं। बच्चों, हम अपने दैनिक जीवन में ऐसे कई सारे उपकरणों का उपयोग करते हैं जो विद्युत से ही चलते हैं। हाँ, यदि हम उसे विद्युत देते हैं तो वो अपना कार्य करते हैं, उनसे यांत्रिक कार्य हम लेते हैं। अब देखिए, ये जो उपकरण है कुछ समय के पश्चात है ना, हमको ऐसा महसूस होता है कि उसके चारों तरफ का वातावरण जो है वो थोड़ा सा गर्म हो गया है, या वो उपकरण जो है वो छूने से हमको गर्म सा महसूस होते हैं। ठीक है, अर्थात क्या हुआ, हमने विद्युत धारा दे करके उस उपकरण से हमने कुछ कार्य लिया।
अब जब वो उपकरण चल रहा था तो चलते चलते क्या हो गया, गर्म हो गया। गर्म हो गया तो आसपास का वातावरण भी गर्म हो गया और वो उपकरण भी गर्म हो गया। ठीक है, अब ये उपकरण गर्म क्यों हुआ? देखिए, जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है चालक तार में से तो इलेक्ट्रॉन जो है, आपको पता है ना, इलेक्ट्रॉन तेजी से गति करते हैं। ठीक है, लगातार वो गति करते हैं और गति करते हुए जब एक दूसरे से टकराते हैं तो ऊर्जा और या ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिसके कारण वह उपकरण जो है वो गर्म हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए, जैसे हमारा इस्त्री है, यानी कि आयरन है, प्रेस करने वाला आयरन, या फिर है आपका टोस्टर है, हीटर है। इवन ये भी होता है कि लगातार कोई भी उपकरण जो है हम उसको चलाते हैं, ज्यादा देर तक चलाएं तो वो भी गर्म हो जाता है। इवन कभी कभी हम देखते हैं कि चालक तार जो है ना वो भी गर्म हो जाता है। एक्चुअली यही क्या बोलना चाहिए, विद्युत का ऊष्मीय या तापीय प्रभाव कहलाता है। अब देखिए बच्चों, हमने पहले ये भी पढ़ा है, क्या पढ़ा, ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा है। अब जब हम किसी उपकरण को विद्युत की सहायता से चलाते हैं या उससे कार्य लेते हैं तो वहां पर विद्युत ऊर्जा खर्च होती है। ठीक है, विद्युत धारा या विद्युत ऊर्जा जो है वो खर्च होती है। लेकिन ऊर्जा संरक्षण का ये नियम ये कहता है कि ऊष्मा या ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा जो है हमेशा एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाती है। ठीक है, एक रूप से वो दूसरे रूप में बदलती है। तो अब जब उपकरण किससे चल रहे हैं, विद्युत ऊर्जा से चल रहे हैं, तो यहाँ विद्युत ऊर्जा खर्च हो रही है। विद्युत ऊर्जा खर्च हो रही है तो क्या हो रहा है, वो ऊष्मीय ऊर्जा में बदल जा रही है। ठीक है, जितनी ऊर्जा खर्च हुई उतनी वो ऊष्मीय ऊर्जा या तापीय ऊर्जा में बदल जा रही है, जिसके कारण वो उपकरण जो है वो गर्म हो जाते हैं या फिर उसके आसपास का वातावरण जो है वो हल्का सा गर्म हो जाता है। इवन यदि हम बल्ब की बात करें, हम बल्ब के नजदीक अगर हम हाथ लेके के जाएं तो हमको थोड़ा सा गर्माहट सी महसूस होती है। तो ये सारे जो हैं विद्युत के तापीय या ऊष्मीय प्रभाव कहलाते हैं। ठीक है, अब इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है जूल तापन का नियम के अनुसार। बच्चों क्या दिया हुआ है, एक ऐसा परिपथ है जिसमें R प्रतिरोध का एक प्रतिरोधक है। इस परिपथ में T समय में या T सेकंड में I विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और ऐसे समय में प्रतिरोधक के ये दोनों सिरों के मध्य जो विभवांतर है ना वो V उत्पन्न हो रहा है। तो बच्चों क्या चीज हम देखेंगे, हम ये देखेंगे कि इकाई समय यानी कि T समय में, T सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश, T सेकंड में प्रवाहित होने वाला आवेश कितना होगा। अब याद कीजिए बच्चों, हमने पहले पढ़ा है कि इकाई समय में किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल में से प्रभावित होने वाले आवेशों की संख्या को ही या आवेश प्रवाह की दर को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। और हमने एक सूत्र निकाला था, I बराबर Q/T, ये निकाला था। अब यहीं से हम निकालते हैं कि इकाई समय में यानी कि T सेकंड में तार में से प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा कितनी होगी। तो अगर हम इसे बाहर निकालते हैं, आवेश का मान बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा Q = I × T। ये हो गया समीकरण नंबर 1, धारा गुणा Q आवेश को प्रतिरोधक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाने के लिए किया गया कार्य जो है बोल रहे हैं वो किसके बराबर होगा, विभवांतर के बराबर होगा। तो W बराबर V, लेकिन V किस लिए, आवेश को कहाँ लेके गया, एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेकर गया। ठीक है, तो ये हो गया W बराबर QV। ये हमारे पास एक समीकरण आ गया। अब देखिए हमारे पास ऑलरेडी Q का मान यहाँ पर है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहां से Q के मान को यहां लिखते हैं। ठीक है, Q का मान कितना है, IT। आप पहले लिखिए या बाद में लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, या आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, VIT
ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। क्या हुआ? समीकरण नंबर 2। अब ओम के नियम से हमने क्या पढ़ा हुआ है? ओम के नियम से हमने पढ़ा हुआ है V बराबर आई आर होता है। तो यहां पर V का मान हमने ले लिया कितना? आई आर आई टी, ये हुआ W। ठीक है, अब देखिए यहां पर अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों इस समीकरण को यहां पर हम कैलकुलेट करते हैं। चलिए देखते हैं। W बराबर I और I यानी कि I स्क्वायर, R और T बचा हमारे पास, R T, ये हमारे पास समीकरण आया। अब देखिए क्यों आवेश को यहां से लेकर यहां तक लेके जाया गया, यानी कि कार्य हुआ, और इस कार्य के कारण यानी कि इलेक्ट्रॉन के या आवेश प्रवाह के कारण क्या हुआ? ऊष्मा उत्पन्न हुई। तो कार्य क्या हुआ? हीट के रूप में या ऊष्मा के रूप में उत्पन्न हुआ। तो हम क्या लिख सकते हैं कि W बराबर कार्य के रूप में क्या हुआ? ऊष्मा उत्पन्न हुई है। H फॉर हीट यानी कि ऊष्मा। तो चूंकि ये जो है इसके बराबर है, इसलिए हम W को यहां से रिप्लेस कर देते हैं। तो H बराबर हो जाएगा I स्क्वायर R T, और यही जो है आपका क्या है? जूल तापन का नियम या विद्युत का तापीय या ऊष्मीय प्रभाव। अब देखिए ये जो हमको समीकरण प्राप्त हुआ है, इस समीकरण से क्या क्या हमको समझ में आ रहा है कि ये जो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा या ताप जो है ना, वो समानुपाती होता है किसके? I के वर्ग के। ठीक है, H समानुपाती किसके होता है? R के, और H समानुपाती होता है T के। अब बच्चों इस एक एक का मतलब समझते हैं। ठीक है, I बोलने से धारा, ठीक है, परिपथ में धारा का मान जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उत्पन्न होने वाली ऊष्मा या ताप जो है उतना ज्यादा उत्पन्न होगी। यानी कि I का मान यदि हम बढ़ाएंगे तो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा का मान भी बढ़ेगा, यानी कि अधिक ताप उत्पन्न होगा। ठीक है, अब देखिए ये तो हमने समझ लिया। अब देखिए ये H जो है वो समानुपाती है किसके? R के। R क्या है? हमारा प्रतिरोध। हम प्रतिरोध जितना बढ़ाएंगे ना बच्चों, हीट उतना ज्यादा उत्पन्न होगा या ताप उतना ज्यादा उत्पन्न होगा। इसका मतलब हम जो भी विद्युत मतलब क्या ऐसे उपकरण जिससे हमको ताप उत्पन्न करना है, जैसे आपका हो गया हीटर है, आयरन है, ठीक है, टोस्टर है, उन सब में क्या किया जाता है? उन सब में प्रतिरोध का मान ज्यादा होता है, तभी ज्यादा ये ऊष्मा या ताप उत्पन्न करते हैं और ज्यादा गर्म हो जाते हैं। तो कहने का मतलब H समानुपाती होता है किसके? प्रतिरोध की। प्रतिरोध का मान जितना ज्यादा होगा ताप भी उतनी ही ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होगा। ठीक है, अब देखिए H समानुपाती होता है T के। T आपका क्या है? समय। ठीक है, जितनी ज्यादा देर तक हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे ताप जो है उतना ज्यादा उत्पन्न होगा, या ऊष्मा जो है उतनी ज्यादा उत्पन्न होगी। अब कैसे? अब देखिए कभी कभी हमने सुना है कि देखिए ना, लगातार यदि हम पंखा चालू करके रखे हुए हैं, उसे बंद नहीं किए हैं, तो कभी कभी क्या हो जाता है? वो शॉर्ट हो जाता है। क्यों शॉर्ट हो जाता है? क्योंकि लगातार गर्म होते होते क्योंकि हमने लंबे समय तक क्या किया है? विद्युत धारा प्रवाहित की है। ठीक है, लंबे समय तक धारा प्रवाहित की है, जिससे क्या हुआ? ये तार जो है वो गर्म हो गए और गर्म होकर के गलने लगते हैं और शॉर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका दैनिक जीवन में आप लोगों ने देखा होगा। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी विद्युत उपकरण को बहुत लंबे समय तक नहीं चलाना चाहिए, कहीं ऐसा ना हो कि तार गल करके शॉर्ट हो जाए। ठीक है, तो उत्पन्न होने वाली ताप या ऊष्मा जो है वो समय के समानुपाती होते हैं। तो बच्चों ये था जूल तापन का नियम की सूत्र की व्युत्पत्ति, ठीक है, और उसका हमारे दैनिक जीवन से संबंध।